स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज में। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की। तो बात करेंगे यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, इसका ये कहा करते थे कि यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, ये कहा करते थे कि आप लोग अच्छाई करो, आप लोग क्या करो, अच्छाई करते रहो और बदला नहीं चाहो। आप जहन में ये नहीं रखो कि मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ भी वो अच्छा करेगा। ठीक है, वी शैल नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला पे एक चार्ज लगाया दिया जाता है। वो चार्ज क्या होता है? देशद्रोही का। ठीक है, ट्रेजन क्या होता है? देशद्रोही, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता है। इस चीज को लेके इस चीज को लेके नेल्सन मंडेला पे ये इल्जाम लगाया गया है और उसको अरेस्ट किया जाता है। He and 7 other leaders were sentenced life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South African most dreaded prison, Robben आइलैंड। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला और उसके साथियों को, कितने उसके साथी होते हैं? 7। उनको अरेस्ट किया जाता है, उन पे इल्जाम लगाया दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। और ये पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसके बारे में बात करी है, इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। और नेल्सन मंडेला अपनी जिंदगी के 28 ईयर्स किसमें गुजारते हैं? जेल में गुजारते हैं, जो साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जेल माना जाता है, जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड। नेल्सन मंडेला को तो ये पकड़ लेते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। किस चीज को लेके कि उसने आवाज उठाई थी, किसके? अपार्थाइड को लेके उसने आवाज उठाई थी। अगर कि नेल्सन मंडेला जेल में चला जाता है मगर उसके विचार खत्म नहीं होते हैं। लोग उसके बाद भी, उसके जेल जाने के बाद भी प्रोटेस्ट करते हैं, अपार्थाइड को लेके अपनी आवाज उठाते हैं। अब जब गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास हो गया है कि अब लोग पीछे हटने वाले नहीं है, इन्होंने क्या करा, जो इनकी अपनी पॉलिसीज है उनमें उन्होंने अपनी पॉलिसीज में नरमी लानी शुरू कर दिया। क्या क्या किया है उन्होंने? जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ से उनको रिपील करा गया है। कौन सा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था? ये भी पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ यहाँ पे हुआ करता था, है ना। इतना ही नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है या मीडिया है, इस पे बैन उठाई गई। पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन लगाई गई थी, मीडिया पे भी बैन लगाई गई थी, इन पे बैन उठा दी जाती है। और 28 ईयर्स जेल में काटने के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ जाते एक फ्री मैन की तरह। इतना ही नहीं, 26 के शाम को हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है, एक रिपब्लिक सा साउथ अफ्रीका बन जाता है। ये अपने फ्लैग को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और एक नई डेमोक्रेसी दुनिया को देखने को मिलती है। समझ आई यहां तक? गुड। Black leaders appealed to follow the blacks to forgive the whites for the atrocity they had committed while in power. ठीक है, अब ब्लैक्स क्या करेंगे? अब ब्लैक्स पावर में आ गए। अभी तक कौन पावर में थे? व्हाइट। अभी तक व्हाइट पावर में थे, अब पावर में कौन आ गए? ब्लैक आ गए। अब व्हाइट ने कितना जुल्म किया है ब्लैक्स के साथ? बहुत ज्यादा। अब ब्लैक वाले क्या करेंगे? बदला लेंगे। मगर ब्लैक वाले ने क्या किया है? हम सबको माफ कर देते हैं। जो भी उन्होंने जुल्म हम पे किए हैं, हम सबको क्या करेंगे? माफ करेंगे। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इन्होंने जो किया है हम वो नहीं दोहराएंगे, बल्कि क्या करेंगे? मिलके, व्हाइट्स और ब्लैक्स, हम मिलके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका को बनाते हैं। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसे नेशन को बनाएंगे जहां पे सारे लोग यकसान होंगे, जहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगी। ठीक है, After 2 years, they came out with one of the finest constitution of the world has ever had. ठीक है, 1996 में साउथ अफ्रीका में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेस्ड ऑन इक्वालिटी है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होती है, जहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज में। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की। यहां तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने अच्छी खासी डिस्कशन करी है। तो आज हम डायरेक्ट आ जाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका आ गया है। अब जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है और जिनका काम होता है कि वो फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने देखे हैं और इन्फ्लुएंसेस भी हमने देखे हैं कि कहाँ से किस किस कंट्री का कौन कौन सा इन्फ्लुएंस रहा है, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है। जो इंडिया के लीडर्स है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो किस तरह से दुनिया के बाकी सारे देशों से भी इन्फ्लुएंस हुए हैं और यहाँ पे भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठान ली है। और इसमें जो ज्यादातर जो मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है वो ब्रिटिश इंडियन एक्ट ऑफ 1935 का रहा है। किसका रहा है? ब्रिटिश इंडियन एक्ट ऑफ 1935। हालांकि ये तक हमने देखा है कि अगर यहाँ पे काउंसिल इलेक्शंस हुआ करते थे, अगर यहाँ पे लोकल इलेक्शंस हुआ करते थे, अगर कि वो पूरे डेमोक्रेटिक नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं पे हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तानी को एक ट्रेनिंग मिल रही थी ताकि आज़ादी के बाद वो किस तरह से अपने मुल्क को चला सकते हैं, वो किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, वो किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की तरफ आ जाते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाई डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मगर यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के बुक में लिखा है कि द बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मगर इसमें से बहुत सारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे थे जो इलेक्टेड नहीं थे, जो क्या थे, अपॉइंटेड थे, जो क्या थे, अपॉइंटेड थे। ज्यादातर उनको प्रिंसली स्टेट से लाया गया था। जो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना है, उस ड्राफ्ट का नाम पड़ेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, एक असेंबली ने, जिस असेंबली को इलेक्ट किया गया है। मगर इस असेंबली में क्या थे, अपॉइंटेड भी मेंबर्स थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। वेरी गुड। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो है वो कब हुआ है, इंडिया में पहला से कब हुआ है, जुलाई 1946। डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुलाई 1946 को पहली बार हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या हुए, इलेक्शन हुए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे इलेक्ट हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अब इलेक्ट हो गई है, इसकी पहली मीटिंग कब हो जाती है, दिसंबर 1946। हाँ, दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद हिंदुस्तान के दो हिस्से हो जाते हैं, पाकिस्तान बनता है और हिंदुस्तान बन जाता है, ठीक है। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assemblies of India and that of Pakistan। और जो Constituent Assembly यहाँ पे बनी थी, जब मुल्क के बंटवारे हो गए, जब मुल्क के दो हिस्से हो गए, ठीक है, जब मुल्क के बंटवारे हो गए, जब मुल्क के दो हिस्से हो गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके भी दो हिस्से हो गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को काम दिया गया कि वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, इंडिया के लिए। असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड कितने, इसमें कितने मेंबर्स थे, हाँ। The assembly adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on 26 January 1950। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बोला है कि ये किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या वजह रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है शबाय, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, तो इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों अडॉप्ट किया जाता है, वो कहानी मैंने आप लोगों को पहले ही बोली हुई है। To mark this day, we celebrate January 26 as a Republic Day every year। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, जो हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को इसको मनाया जाता है। ये इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928, ठीक है। जो 1928 का हिंदुस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर, वो क्या है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। बी आर अम्बेडकर क्या है,
चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, और इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट B.R. अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हाँ सरोजिनी नायडू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सरोजिनी नायडू क्या थी? ये मेंबर थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इशू ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको क्यों माने? इन्होंने वहां पे देखा है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जिस चीज पे मुतमईन है, जो चीज एग्री कर रहे हैं, वही चीजें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है। मनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not acceptable to all। बहुत सारे देशों में हमने देखा है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, बहुत सारे देश हमने ऐसे देखे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट किया गया है, मगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेरी पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सिंपल एक पेपर होता है और लोग इसको ज्यादातर फॉलो नहीं करते हैं। ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ए लास्ट हाफ सेंचुरी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए है। But no large social group or political party had ever questioned the legitimacy of the constitution itself। मगर आज तक किसी भी सोशल ग्रुप ने या आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को चैलेंज नहीं किया है। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को कभी चैलेंज नहीं किया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये इलेक्टेड है, ये खुद से नहीं बने हैं, इनको लोगों ने बनाया है और लोगों ने ही इनको बोला है, इसलिए अपॉइंट किया है ताकि हमारे लिए क्या बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, हाँ। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस वक्त यहाँ पे कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? हाँ, जो 18 प्लस होते हैं उनको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, a fair geographical share of members from all the regions of the country were there and the assembly was dominated by the Indian National Congress। और तकरीबन उस वक्त जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें हिंदुस्तान के हर रीजन के लोग थे। ठीक है, हर किसी रीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलवाए गए थे। इतना ही नहीं, और ज्यादातर इसमें जो डोमिनेंस थी वो किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उस वक्त जो है सारे लोगों की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त जो थी वो क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पे लोगों को एतमाद ज्यादा था। ठीक है, इसीलिए सब इसको मानने वाले थे। और ये मतलब कि जब इन लोगों को कौन इलेक्ट करते थे? लोग इलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब कि ये जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए करेंगे और हमें क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। ठीक है, द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के व्यू पॉइंट्स को एग्री नहीं किया है। तो कांग्रेस को माना थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। ये जो असेंबली है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें अब कौन लोग है? इसमें एक मजहब के लोग नहीं है, एक रिलीजियस के लोग नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजन है उनके लोग यहाँ पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, जितने भी सोशल ग्रुप्स है, जितने भी कास्ट्स है, उन सबों के यहाँ पे अपनी अपनी क्या है? रिप्रेजेंटेशन थी इसमें। ठीक है, हाँ। The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। यहाँ पे जो भी चीजें तय हुई है वो सारी क्या थी? कंसेंसुअल थी, यानी कि एक दूसरे के साथ मान के चलते थे। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड ओपन। ये सिस्टमैटिक था और ओपन था। ठीक है, ये हर किसी के लिए था, हर कोई इसमें अपनी क्या दे सकता था? अपनी राय दे सकता था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, देन a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जो है वो उनको डिसाइड करा गया, उन पे एग्री किया गया। उसके बाद एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। उस ड्राफ्ट कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? हाँ। Several rounds of
Though discussion took place on the draft constitution caused by class by class, और जो कोई भी क्लास इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लाते थे, हर किसी क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन होती थी, क्योंकि ये देखते थे कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में रख रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, मोर देन 2000 मेंबर्स वर कंसिडर्ड, द मेंबर deliberated for 114 days spread over 3 years. More than 2000 amendments were considered. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तकरीबन 3 साल लग गए। कितने? इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 3 साल लग जाते, और कितने डेज में, मतलब इसको 114 मीटिंग इस पे हो जाती है। किस पे? इस कॉन्स्टिट्यूशन पे। यानी कि जो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आती थी, हर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ करती। हर कोई डॉक्यूमेंट और हर कोई वर्ड, जो कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है, जो कोई अल्फाज किसी ने कुछ बोला है, जो कोई भी वर्ड किसी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की गई है और प्रिजर्व की गई है। क्या हुई? क्या मसला है आपका? ठीक है, सुनो, जो भी चीजें, जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी बातें हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गए हैं, हर कोई डॉक्यूमेंट, हर कोई इवन एक एक शब्द तक इन्होंने बचा के रखा है, मौजूद रखा है। ठीक है, एविडेंस के लिए। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। व्हेन प्रिंटेड दी डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। ठीक है, ये डिबेट्स हुए हैं ना, जितने भी डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इन 114 डेज में हुए हैं। ठीक है, 114 डेज में नहीं, इन 3 सालों में जितने भी डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके हुए हैं, वो तकरीबन 12 बल्कि किताबें बन जाती है, और एक बड़ी बड़ी 12 किताबें उसकी बन गई है। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज कौन कौन से? ठीक है, सबसे पहले द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को एक सपना दिखाती है और वादे करते हैं। ये आप लोगों को उन सपनों को पूरा करने का वादा देती है। ठीक है, क्या है इसमें? महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ठीक है, yet there was many members who followed his vision। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो किसका विजन फॉलो कर रहे थे? गांधी जी का। इन 1931 he wrote in his magazine, याद रखना, जिसका नाम है यंग इंडिया। गांधी जी ने लिखा है, यंग इंडिया एक मैगजीन उसने बनाया है, अबाउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। ठीक है, गांधी जी 1931 में ही अपने एक मैगजीन यंग इंडिया में लिखते हैं। वो उसी वक्त अपने विजन को जाहिर करता है कि वो गांधी जी क्या चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होना चाहिए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी was shared by डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, द ड्रीम ऑफ एन इंडिया, ये जो ख्वाब है जो हिंदुस्तान का है, जहां पे एलिमिनेट करी जाएगी इनइक्वालिटी को, वो किसने यहाँ पे शेयर किए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेट इट नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो एक मुल्क में रहने के लिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ठीक है, कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट, कोई ब्लैक, कोई व्हाइट, ठीक है, आपस में पीसफुली अमन के साथ रहने में, ठीक है, हमें क्या है, हमें एक दूसरे पे एतमाद करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें, एक पीसफुल सोसाइटी में रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे पे क्या करें? एतमाद करें। और वो एतमाद डेवलप करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, Who will have power to take these decisions? कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताती है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, वो कौन कौन से डिसीजन वो ले सकते हैं। It lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are। ये गवर्नमेंट के पावर्स को भी लिमिट करता है, ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। और आप लोगों को भी बताती है, ये सिटीजन्स को भी बताते हैं कि आप लोगों के भी कौन कौन से राइट्स है, ठीक है। It expresses the aspiration of the people about the creating a good society। ठीक है, यहाँ पे एस्पिरेशन सोसाइटी के लिए होती है कि हम किस तरह से एक गुड सोसाइटी, एक बेहतरीन सोसाइटी हम बना सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बोला है।
ऑल कंट्रीज दैट हैज पहले वाले लेक्चर में ही, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को बोला है, ऑल कंट्रीज दैट हैड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके लिए डेमोक्रेसी होना जरूरी नहीं है, मगर हर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना लाजमी है, कॉन्स्टिट्यूशन का होना लाजमी है। तो स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज में। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल लाइफ में यूनिट नंबर 2 की, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके बारे में हमने अच्छी खासी डिस्कशन करी है और यहां तक हम पहुंच गए हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं प्रेम्बल क्या होता है। देखो, आप लोगों के पास एक बुक होती है प्रेम्बल में, सिंपल भाषा में आप लोगों को प्रेम्बल समझाता हूं। आप लोगों के पास किताब होती है ना, बुक आप लोगों के पास होती है। जब आप बुक का पहला पेज टर्न करते हो वहां पे कंटेंट पेज आता है। क्या आता है? कंटेंट पेज। वो कंटेंट पेज क्या होता है? वो आप लोगों को दिखाता है कि ये पूरी बुक है ये किसके रिवॉल्व घूमेगी। बात आ रही है समझ में? कंटेंट पेज में बुक खोलते ही कंटेंट पेज आ जाता है। कंटेंट पेज में सारे यूनिट्स का नाम लिखा हुआ होता है कि इस बुक में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, इस बुक में क्या क्या है, ये बुक किन चीजों को डील करती है, वो किस में लिखा हुआ होता है, पहले ही पेज पे लिखा हुआ होता है, उसी कंटेंट वाले पेज पे लिखा हुआ होता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक पेज है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या है? एक पेज है, जो पेज आप लोगों को कंप्लीट फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें किसके रिलेटेड है? इक्वालिटी के रिलेटेड है, फ्रीडम के रिलेटेड है, फ्रेटर्निटी के रिलेटेड है, इंडिविजुअलिटी को लेके है, और किसके? डेमोक्रेसी को लेके है, सोशलिज्म को लेके है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पहले ही आईना दिखाता है किसका? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीजों के साथ आप लोगों ने डील करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पूरी बुक में क्या क्या चीजें हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेम्बल आप लोगों को बताएगा। यहाँ पे सपोज मान लीजिए फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को कहां पे मिलेगी? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। यही वो वैल्यूज है जिसने इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है। यही वो वैल्यूज है जो हिंदुस्तानियों के जहन में आ गए हैं और जिनकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश को यहां से मार भगाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से इन्होंने लाखों में लोगों ने यहां पे जाने दी है, ताकि ये वैल्यूज पे अगर हम ना देख सकें, कम से कम हमारे बच्चे इन सारे वैल्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। बात आई समझ में? दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये प्रेम्बल है, ये पहला जो पेज है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी आर्टिकल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सारे आर्टिकल्स को गाइड करता है कौन? प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फिलॉसफी, जो कोर वैल्यूज हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में जो रहे हैं, वो इन सारे आर्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्पिरेशन क्या है? कहां से? अमेरिकन मॉडल से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। मोस्ट कंट्रीज हैव चोजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रेम्बल, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेम्बल पहले है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेम्बल से शुरू हो जाता है, वहां से इंस्पिरेशन इनको मिल जाती है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहां से शुरू होता है? प्रेम्बल से ही शुरू होता है। और तकरीबन दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो कहां से शुरू हो जाते हैं? प्रेम्बल से, इस छोटे से पेज से जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही होता है, जो फिलॉसफी डिटरमाइन करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। ये है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। वही यानी हम पूरे देश के लोग, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट है, अमीर गरीब जो भी है, ठीक है, वही द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम अपने देश को बना रहे हैं, हम सारे हिंदुस्तानी मिलके अपने देश को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं शमाय? सोवरियन, आजाद मुल्क है, सोशलिस्टिक, जिसमें सोशलिस्टिक के भी प्रिंसिपल्स है, सिक्युलर है,
जो क्या है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देखो इसमें कितनी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोवरेनिटी आ जाती है, उसके बाद सोशलिज्म आ जाता है, इसके बाद सेक्युलरिज्म आ जाता है, इसके बाद डेमोक्रेसी आ जाती है, इसके बाद रिपब्लिक आ जाता है। ये सारी चीजें जितना भी ये बड़ी किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी बड़ा है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड जस्टिस। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस होगा। क्या होगा? ये लोगों को कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा और पॉलिटिकल जस्टिस होगा। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में लिबर्टी होगी। क्या होगी? किस चीज की आजादी होगी? आपके थॉट्स की, आपके एक्सप्रेशन की, आपके बिलीफ्स की, आपके फेथ की, आपके वर्शिप की, इसकी आजादी आप लोगों को दी जाती है। उसके बाद इक्वालिटी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडिया में सारे लोगों को इक्वल देखना चाहता है। किन किन स्फीयर्स में, किन किन फील्ड्स में ये इनको इक्वल देखना चाहता है? कहां कहां पे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। कहां पूछो ना, नीच नजरी, किसी को छोटी नजर से नहीं देखेंगे। स्टेटस भी बराबर होगा। हर कोई हम सब इस मुल्क के सिटीजन है, हम सब इस मुल्क के नागरिक है और हम सब क्या है? इक्वल है। हमारा कोई अपर स्टेटस, किसी का स्टेटस ऊंचा है, किसी का लोअर है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं मानता है, ठीक है। और क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया। जॉब्स निकलेंगे, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। किसी को यहाँ पे फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं होगा। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और हमें ये सारी इक्वालिटी, हर किसी लोग में इस चीज का एहसास दिलाना है। हम ये प्रमोट करेंगे ये इक्वालिटी को, ठीक है। इतना ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जो हम लोग हिंदुस्तान के होंगे, हमारा क्या होगा? यहाँ पे फ्रेटर्निटी होगी। क्या होगी? फ्रेटर्निटी होगी। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो मैं अभी सबसे हर किसी लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी की बात कर रहा हूं। जो इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, आप एक रेस्पेक्ट होता है इंडिविजुअल की, ठीक है, वो बरकरार रखा जाएगा। हाँ, वो क्या रखा जाएगा? इंसान की डिग्निटी, क्या की इंसान की डिग्निटी को बरकरार रखा जाएगा। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? हम सब, जो ये इतना बड़ा देश है, ये यूनाइट रहेगा और हमें इंटीग्रिटी भी रहेगी। हम सब एक साथ मिलके खुशी खुशी पुरअमन रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो सारी चीजें हैं जो एक बेहतरीन सोसाइटी बनने के लिए हो सकती है। वो फिर अलग बात है कि हम इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो अब एक हैरानकुन बात यहां पे देख लेना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, 20 देख लेना, 26th डे, मगर किसका? 26 नवंबर यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन में डेट कौन सा है? 26 जनवरी नहीं है, 26 जनवरी है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को याद रखता है? 26 नवंबर को, ठीक है। 1949, 1950 को याद नहीं रखता है, 1949 को याद रखता है। टू हियर बाय अडॉप्ट, enact and give to ourselves this constitution। हम 26 नवंबर को 1949 को पूरे देश में, पूरे देश के लोग हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। इसके वरना देखो प्रेमपुल यहाँ पे क्या कह रहा है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि हम यहाँ पे कह रहे हैं गिव टू आवरसेल्व्स, हम खुद को ही दे रहे हैं। हम खुद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस मुल्क में रहेंगे। कोई इंपोज नहीं कर रहा है, कोई ब्रिटिश से आके हम पे इंपोज नहीं कर रहा है, कोई इंग्लैंड से आके हम पे इंपोज नहीं कर रहा है, कोई अमेरिका से आके हम पे इंपोज नहीं कर रहा है, बल्कि हम क्या करें? हम खुद ही अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अपने लिए, कि हम खुद ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस तरह से मुल्क में रहेंगे, अमन और शांति के साथ किस तरह से हम मुल्क में रहेंगे। ये था प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, जल्दी मैंने ये सारी फिलोसफी आप लोगों को समझाई है, जल्दी देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीगन, ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। मैंने पहले ही बोला है कि हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ये किसी बादशाह की तरफ से नहीं है, ये किसी दूसरी कंट्री की तरफ से हम पे इंपोज नहीं किया है, बल्कि हमने इसको खुद ही बनाया है। किसने बनाया है?
उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को किन्होंने बनाया है, लोगों ने बनाया है, ठीक है। सॉवरेन, हमारा मुल्क क्या है, सॉवरेन है। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, लोगों के पास सुप्रीम राइट है अपनी डिसीजन को लेने के लिए ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कोई एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं कर सकता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। हिंदुस्तान को जो मर्जी करे, क्योंकि सॉवरेनिटी है इसकी, ठीक है। सोशलिस्ट, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल आया था ना, ये प्रेमबुल में। हिंदुस्तान क्या है, सोशलिस्ट भी है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, वेल्थ सोशली जनरेट होती है और सोसाइटी में इक्वली इसको शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशल पावर, में सारी जमीनों पे खुद सारी जमीनें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ताकि देश में कोई गरीब ना रह सके, ताकि हर किसी को इसका हिस्सा मिल सके, ठीक है। Secular citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Official religion कोई नहीं है, याद रखना। हर किसी को आजादी है कि वो अपना मजहब फॉलो कर सकता है, ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस विद इन इक्वल रेस्पेक्ट, गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजियस, सारे मजहब और इनके प्रैक्टिसेस यकसान है, एक बराबर है, वो हर किसी को सम्मान देते हैं, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect the ruler and hold them accountable. The government is run according to, ये यहाँ पे होल्ड है, टू सम बेसिक रूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो एक डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे रूलर जो है वो कौन इलेक्ट करता है, हाँ, वो लोग इलेक्ट करते हैं, वो लोग देखते हैं, रूलर्स को लोग बनाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो रूलर्स है वो लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं, वो लोगों को जवाबदेही होते हैं, उनको लोगों के सामने जवाब देना होता है। किसी को भी एब्सोल्यूट पावर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हमारा देश जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है वो क्या है, रिपब्लिक है। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। जब किसी मुल्क में कोई हेड, ये याद रखना बेटा कि रिपब्लिक कंट्री किसको कहते हैं, रिपब्लिक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां पे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट वो हमेशा क्या होगा, इलेक्टेड होगा। क्या होगा, इलेक्टेड होगा, अपॉइंटेड नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है, क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है? नहीं, क्योंकि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट क्या है, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हिंदुस्तान में हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हर किसी को आजादी मिलेगी, लिबर्टी होगी, जस्टिस होगा, ठीक है। हाँ, इक्वालिटी होगी, फेटर्निटी होगी, जो हमने ये सारी चीजें हमने वहां पे समझी है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको बता दिया है। हाँ, फेटर्निटी होता है कि लोगों में एक भाईचारा कायम करना, ठीक। चाहे अब मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आप लोग क्या करोगे अगर फेटर्निटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा? मुस्लिम हिंदू के साथ लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ेंगे, मुस्लिम सिख के साथ लड़ेगा, ठीक है। मगर जब हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, ये हमें फेटर्निटी का दर्ज देता है, बोलता है कि आप लोगों की अपनी हर किसी की डिग्निटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा, चाहे तो मुसलमान चक, चाहे तो हिंदू चुक, चाहे आप कोई भी मजहब को बिलोंग करते हैं, हर किसी की डिग्निटी का रेस्पेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों में भाईचारा बढ़ जाएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। बात आई समझ में? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बहुत लंबा है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी है, क्योंकि हर दिन नए नए मामले, नए नए मसलिहात, नए नए इशू सामने आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वक्तन फवक्तन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। अमेंड करना क्या होता है, कोई चीजें कम करना, किसी चीज को बढ़ाना या किसी चीज को कम करना, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना या किसी चीज को खत्म करना, इसको अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। Those who drafted, ये ड्राफ्टेड क्राफ्टेड नहीं, those who drafted the constitution, Indian constitution, felt that it had to be in accordance with the people's aspiration and change in society, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाएंगे कि ये कंप्लीटली लोगों के एस्पिरेशन पे डिपेंड करना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी हो उस तरह से होना चाहिए। हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जब
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ही नहीं। अब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, इसमें नई चीजें ला सकते हैं। तब मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया। अब मोबाइल को लेके लॉ बनाने हैं, ऐसा को ना बनाई थी हम, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है बस इतना ही है, हम नए लॉ बना सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते, हम इसको इसी तरह से बना सकते हैं। They did not see it as a scared, static and unaltered law, मगर उन्होंने इसको क्या नहीं रखा है, सैक्रेड नहीं रखा है कि ये कोई मतलब कि खुदा की तरफ से, नौज़ुबिल्लाह, ये खुदा की तरफ से कोई चीज है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये स्टैटिक है या जैसा है वैसा है उसको वैसे ही रहने दे, या अनअल्टर्ड है जिसको चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने हर किसी लॉ को ऐसे बनाया कि स्पेस रखी है कि जो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो चेंज किया जा सकता है, मगर उसके तरीके, हर किसी मतलब तरीके अलग अलग है कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स, so they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment। ठीक है, जो अब चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं वक्तन फवक्तन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो आ जाते हैं उन चेंजेस का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। like any constitution, the Indian constitution lay down a procedure for choosing person to govern the country like other constitutions of the world। Indian constitution में भी ये प्रोविजन दिया गया है कि लोगों के पास पावर है, वो अपने लिए क्या चुन सकते हैं शबाय, कोई लीडर चुन सकते हैं जो इनके कंट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, जो इस कंट्री को क्या करेंगे, हाँ, जो इस कंट्री को गवर्न, हाँ, ये रूलर चुनेंगे जो इस कंट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। इट डिफाइन्स हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक वी डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोगों को बताता है कि किसके पास कितने पावर्स है, कौन से लोग कौन सी डिसीजन ले सकते हैं। It puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। ये it provides limits to what the government can do। ये limits यहाँ पे दर्शाता है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोगों को देते हैं जो गवर्नमेंट भी उनको वायलेट नहीं कर सकती है। आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देखते रहें लाइफ लेजर एंड स्टडी।